अच्छा, तो वो कार्तिक कपूर जो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, यूं ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहता है। एक टेढ़ी हंसी के साथ रंभा ने कहा, प्यार करते हैं मुझसे और मैं उनसे, पति पत्नी है हम। क्या इतना काफ़ी नहीं है उनका मुझ पर फिदा होने के लिए? नंदिनी भी जवाब देना जानती थी और रंभा कैसी है ये भी वो जानती थी। वाह क्या बात है, महज कुछ महीनों की शादी में इतना प्यार हो गया उसे तुमसे। मैं तो पूरी 2 साल तक उस घर में रही थी। अपने हाथों से खिलाना तो छोड़ो, साथ में बैठकर खाया भी नहीं उसने। कहते कहते रंभा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था और धीमे धीमे कदमों से नंदिनी की ओर बढ़ रही थी। नंदिनी जो कि अब तक सीढ़ियों की तरफ उतरने के लिए आ ही रही थी, धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगती हैं। यहाँ हॉल में कार्तिक अपने जेब में फ़ोन रखते हुए पीछे पलटता है और नंदिनी को ढूंढने लगा। वो चारों तरफ ढूंढता है पर नंदिनी नहीं दिखाई दी। तभी रघुवीर जी मिले। पापा, नंदिनी को देखा आपने? कार्तिक ने उनसे पूछा। बेटा, वो तो तुमसे ही मिलने छत पर गई थी। पर मैं तो कॉल रिसीव करने बाहर गया था, कार्तिक बोला। पर छत पर गई है, तुमसे मिलने जा रही है, यही कहा था उसने। ये लड़की भी ना, मैं देखता हूँ कहकर कार्तिक छत की तरफ बढ़ जाता है। उसे नंदिनी पर गुस्सा आ रहा था। उसे कह गया था कि वह वहीं उसका इंतज़ार करे, पता नहीं कहाँ चली गई। उसने अपने आप से कहा, बहुत प्यार से बात करने लगा हूँ तुमसे, इसलिए बातें नहीं सुन रही हो ना? अभी 2 बातें सुनाऊंगा तो आंसू के साथ साथ बुद्धि भी तुम्हारे काम करने लगेगी। अपने ही ख्यालों में वह छत की ओर बढ़ रहा था। रघुवीर जी भी नंदिनी की चिंता करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। वो भी जानते थे शायद कार्तिक कहीं गुस्सा न हो जाए। रघुवीर जी कहेंगे तो कार्तिक नंदिनी को कम डांटेगा। नंदिनी को यही सोचकर रघुवीर जी भी पीछे पीछे छत की ओर बढ़ रहे थे। छत पर रंभा गुस्से से नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या दिक्कत थी मेरे बच्चों को मुझे देने में? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। वह बच्चे सिर्फ जन्म देने से आपके नहीं हो जाते। कभी सोचा है आपने कि जब वह अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखेंगे तो उनके मन में क्या बीत रही होंगी? बेशक उसके पास पूरा परिवार था, सभी उन दोनों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या उसके मन में नहीं आता होगा कि जिस तरह से प्रीति दीदी और रिंकी दोनों बच्चों की देखभाल करती हैं, मेरी भी माँ करती? बिना बच्चों को जन्म दिए ही ममता आ गई है तुम्हारे अंदर, कहकर रंभा नंदिनी के करीब बढ़ रही थी और नंदिनी अपने पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ कर रही थी। नंदिनी को रंभा की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और जलन दिखाई दे रहा था। नंदिनी रंभा से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, रंभा जी, मुझे ना तो आपसे बातें करने में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपके बातों को सुनने में, बल्कि मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि आपने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया, कहकर नंदिनी जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी रंभा अपने हाथों को बढ़ाया और नंदिनी को धक्का दे दिया। दर्दनाक चीख के साथ नंदिनी का सर सीढ़ी के पास की स्लाइडिंग पर लगा और वह सीढ़ी पर गिर जाती। कार्तिक जो कि उसी की तरफ आ रहा था, उसे नंदिनी सीढ़ियों से गिरती हुई दिखाई दी। वह नंदिनी का नाम लेकर चीखा। तभी रघुवीर जी भी की नज़र नंदिनी पर पड़ी। वह भी नंदिनी का नाम लेकर चिल्लाते हुए भागे। कार्तिक और रघुवीर जी दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ आए। यहाँ छत की पहली सीढ़ी से नंदिनी जो गिरी, वो लुढ़कते लुढ़कते वह सीढ़ियों से नीचे तक आ गिर चुकी थी। जब तक कि कार्तिक उस तक पहुँचता तब तक नंदिनी सबसे नीचे गिर चुकी थी। सर, चेहरा पूरा खून ही खून भरा हुआ था। कार्तिक उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, नंदिनी। नंदिनी की आंखें खुल नहीं पा रही थी, मगर वह होश में थी। लगातार उसके दर्द से आह निकल रही थी। रघुवीर जी उसके चेहरे को थामते हुए बोले, बेटा आँख खोल, देख तेरे पापा यहाँ पर हैं। नंदिनी ने अपने पापा की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर जख्म बहुत ज़्यादा था। कार्तिक नंदिनी को गोद में उठाता और लेकर गाड़ी की तरफ भागता है। यहाँ हॉल में कुछ सेकंड के अंदर मानो जैसे खामोशी छा गई थी। रघुवीर जी अपने साले से बोले, हम जाते हैं, शादी है, आप सभी उनको पूरा करके ही आइएगा। बच्चों की खुशी का दिन है, उन्हें उदास मत होने दीजिएगा। उन्होंने अपने साले के कंधे को थपथपाया और कार्तिक के पीछे पीछे दौड़ गए। अर्पित भी
अपने भाई की शादी को छोड़कर नंदिनी के लिए कार्तिक के पीछे पीछे बाहर आया। तब तक कार्तिक अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था। रघुवीर जी अपनी गाड़ी लेते हैं और सभी उसके साथ बैठ जाता है और सभी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। कार्तिक ने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा, अमर को कॉल करो। ड्राइवर कार्तिक के सेक्रेटरी अमर को कॉल करके सब कुछ बता देता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ को तैयार करने के लिए कहता है। अमर ने हॉस्पिटल में कॉल करके इमरजेंसी में सारी तैयारी करवा दी थी। यहाँ गाड़ी के सीट पर नंदिनी को अपने गोद में लिए कार्तिक लगातार उसे आवाज़ दिए जा रहा था। नंदिनी बेहोश नहीं थी, इस कारण वह कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर कार्तिक में इतना भी होश नहीं था कि वह सुन भी पाता कि नंदिनी क्या कह रही है। नंदिनी मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। नंदिनी बहुत हिम्मत करके आंखें खोलती हैं। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। कार्तिक का पूरा कपड़ा खून से लाल हो चुका था। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखती हैं, उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए बोले, मिस्टर कपूर, मुझे नहीं मरना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। नंदिनी दर्द से रोते हुए बोली, मैं जीना चाहती हूँ मिस्टर कपूर, मुझे आपके साथ जीना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात पर यकीन करती क्यों नहीं हो। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखकर बोली, हम हमेशा साथ रहेंगे ना। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसके सर को प्यार से थामता है। नंदिनी की दर्द में चीख निकल गई, मिस्टर कपूर। कार्तिक अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है। आह रंभा, उन्होंने वो मुझे कहते कहते ही नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। कार्तिक उसे आवाज़ देता रह गया, मगर नंदिनी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, जल्दी करो, सर आ गए हैं। कहते हुए ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर ले ली। जल्दी जल्दी नंदिनी को हॉस्पिटल में अंदर ले जाया गया। डॉक्टर पूरी टीम पहले ही आ चुकी थी। अमर ने सारी तैयारी अपने लेवल पर करवा लिया था। एक एक करके लोगों का आना शुरू हो चुका था। रघुवीर जी, अर्पित, प्रीति, सत्यम, अरविंद, रिंकी, कार्तिक के पापा, मम्मी, दादा, दादी, सब ने मानो जैसे हॉस्पिटल में आकर अपना डेरा जमा लिया था। खून काफ़ी बह जाने के कारण डॉक्टर ब्लड बैंक से खून लेकर आते हैं। कार्तिक इस वक्त दीवार से टिककर अपनी गर्दन को झुकाए हुए खड़ा था। उसने नज़रों के सामने अब भी सीढ़ियों से गिरती हुई नंदिनी थी। किस तरह से वह एक सीढ़ी पर लुढ़कती जा रही थी, वह अभी भी उसे याद कर रहा था। उसके कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि नंदिनी इस वक्त कितनी सीरियस होंगी। तभी उसके कंधे पर सत्यम ने अपना हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, सब ठीक होगा। कार्तिक बिना कुछ कहे अभी यूं ही खड़ा था। उसके कानों में नंदिनी की बातें गूंजने लगी थी। मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, हम दोनों पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे ना। कार्तिक को पहली बार किसी से प्यार हुआ था। उसने पहली बार किसी के लिए इतने सारे सपने देखे थे। ऐसे एक पल में उसके सारे सपने जैसे चूर चूर होने को तैयार है। ओटी का दरवाज़ा खुला तो एक डॉक्टर बाहर आया। कार्तिक ने उसे देखा। कार्तिक डॉक्टर के पास दौड़ते हुए आया। उस डॉक्टर को पकड़कर बोला, कैसी है नंदिनी, तुम अभी बाहर क्यों आ गए। देखिए मिस्टर कार्तिक, वो अभी बेहोश है। मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी डॉक्टर अपना काम करेंगे। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या काम किया तुमने? तुम ही कह रहे हो कि वो बेहोश है, तो कैसे हो गया तुम्हारा काम? मिस्टर कपूर, मैं एनेस्थीसिया दिया था, बाकी डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप हौसला रखिए। डॉक्टर बिना डरे अपने बात कार्तिक को कह देता है। कार्तिक ने डॉक्टर को छोड़ दिया। दादी माँ रोते हुए बोली, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अब जाकर तो मेरे पोते की ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं, वो खुशियों को छीन नहीं सकता। दादी कार्तिक के माँ के गले लगे रोए जा रही थी। दादी जी उन्हें अपने साथ लेकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। भगवान कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वह डॉक्टर करेगा, कार्तिक जोर से चिल्लाया। तभी कार्तिक की नज़रें ऑपरेशन थिएटर से कुछ दूरी पर लगे राधे कृष्ण की मूर्ति पर गई और कुछ पल के लिए मूर्ति में जैसे खोसा गया था। लगभग 5 घंटा हो चुका था। कार्तिक अपने एक पैर को मोड़ दूसरी पैर को फैलाए जमीन पर बैठा हुआ था। पूरे घर वाले वहीं बगल में बैठे हुए कार्तिक को देख रहे थे। वह कितना ज़्यादा परेशान है उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था।
6 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला। कार्तिक दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए बोले, सी इज़ क्रिटिकल। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए 24 घंटे के अंदर उन्हें होश आ जाए। कार्तिक डॉक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, अगर हमें भगवान से प्रार्थना करना है तो तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? डॉक्टर कार्तिक से बोला, देखिए सर, हमने अपना काम कर दिया है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं हर पेशेंट को बचाने की, जो हमने कर दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, वो भगवान के हाथ में होता है। कार्तिक डॉक्टर की तरफ बढ़े हुए हाथ को सत्यम पकड़ते हुए पीछे करते हुए बोला, कार्तिक कंट्रोल योरसेल्फ, वो डॉक्टर हैं, तुम जानते हो ना। ऑपरेशन थिएटर का रूम का दरवाज़ा जो थोड़ा सा खुला हुआ था वो पूरा खुला। स्ट्रेचर पर नंदिनी को लेकर 2 नर्स बाहर लेकर आए। कार्तिक डॉक्टर को छोड़कर अब नंदिनी की तरफ भाग आया। नंदिनी, नंदिनी तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? नंदिनी मेरी तरफ देखो। उसने नंदिनी के गाल को छुआ। नर्स धीरे से बोली, सर वो बेहोश है। पर कार्तिक पर जैसे उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो लगातार अपनी ही बातों को दोहराए जा रहा था। नर्स बेबसी में कपूर परिवार की तरफ देखती हैं। सत्यम और अरविंद आगे आए और कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने लगे। कार्तिक अपनी हाथ को छुड़ाते हुए बोला, भाई वो सुनती है मेरी बात, मेरी सभी बातें मानती हैं। उसने सिर्फ नंदिनी को आवाज़ दिया। सत्यम अपनी तरफ खींचते हुए नर्स से आंखों से नंदिनी को ले जाने का इशारा किया। भाई आप, कार्तिक बोल ही रहा था कि सत्यम उसकी बात को काटते हुए बोला, उसे पहले बेड पर लेटाने दे, फिर तुझे जो बातें करनी हैं तू कर लेना जाकर। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नंदिनी के पीछे पीछे जाने लगा। नंदिनी को बिस्तर पर लेटाने के बाद लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की सारी मशीनों को उसकी बॉडी से एक एक करके अटैच किया जाने लगा। कार्तिक दूर से ही यह सभी चीज़ होते देख रहा था। नंदिनी के हाथ में लगे हुए इस ड्रिप और इंजेक्शन के लिए लगाए गए इक्विपमेंट को देखकर कार्तिक को अचानक से याद आया कि एक बार बस रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास गए थे, उस मामूली सी इंजेक्शन के दर्द से न जाने कितना रोई थी। चलते चलते ठोकर लग जाने पर आधे घंटे तक अपने आंखों में आंसू लिए बैठी रहती थी। एक मामूली से चोट लगने पर भी चीख चिल्लाकर अपने पूरे घर को इकट्ठा करने वाली लड़की इस वक्त जाने कितनी ही चोट अपने शरीर पर लेकर चुपचाप पड़ी हुई थी। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को अच्छी तरह से नंदिनी के बॉडी पर लगा देने के बाद डॉक्टर जब बाहर निकलने लगे तो कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, उसको होश कब आएगा? कार्तिक की आवाज़ में जो गुस्सा था उस डॉक्टर को भी डर लग रहा था। फिर भी डॉक्टर हिम्मत करते हुए बोले, 24 घंटे में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो कार्तिक ने कहा, तो फिर क्या करना होगा? अगर 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया, इसका मतलब है कि मैडम कोमा में जा चुकी हैं, कहकर डॉक्टर ने अपनी गर्दन झुका लिया। कार्तिक गुस्से से डॉक्टर की तरफ बढ़ा, तब डॉक्टर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। रघुवीर जी नंदिनी का हाथ थामे बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू अब टिक नहीं रहे थे। रो रो कर आंखें सूज गई थीं। अपनी पत्नी को खो दिया था और उनके लिए नंदिनी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उसके जीवन जीने की वजह थी नंदिनी, और आज वही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। तभी उसकी पीठ पर किसी ने आकर अपना हाथ रख दिया। रघुवीर जी पीछे पलटकर देखते हैं। कार्तिक के दादाजी उन्हें भरोसा देते हुए बोले, वह ठीक हो जाएगी। इतने सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इतने सारे लोगों की प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे रघुवीर जी। रघुवीर जी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मैं तो जी ही इसी के लिए रहा हूँ। मैं यह सोच रहा था कि पता नहीं इसके आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा। अरे अब जाकर तो मैं अपनी जिम्मेदारी से बेफिक्र हुआ था। यह सोच रहा था कि मेरी बेटी अब पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगी, और आज उसकी ये हालत। दादाजी ने उसके कंधे को थपथपाया और उन्हें बहुत भरोसा रखने के लिए कहा। कार्तिक वहीं था, वह सब सुन रहा था। क्या भगवान सच में इतना ताकतवर होता है कि वह नंदिनी की जान बचा ले?
वह कमरे से बाहर निकला। उसे याद आया कि उसने ऑपरेशन थिएटर के बगल में राधे कृष्ण की मूर्ति देखी थी। वो वार्ड से बाहर निकलकर उस राधे कृष्ण की मूर्ति के पास चला गया और कुछ पल के लिए विश्वास की भाव से उस मूर्ति की तरफ देखते रहा। उसे याद आया कि किस तरह नंदिनी रोज सुबह मंदिर में पूजा किया करती थी। आरती और प्रसाद तो कभी आज तक उसने लिया ही नहीं था, लेकिन फिर भी हर बार नंदिनी उसके पास आती थी यह उम्मीद से कि वो आरती ले लेगा और प्रसाद खा लेगा। उसके कदम अब अपने आप उस छोटे से मंदिर के अंदर जाने लगे। एक अधेड़ उम्र की औरत ने कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कार्तिक ने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने कार्तिक के पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर जा रहे हो? जूते उतार कर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा। ये कुछ नहीं कर सकते, जो करना होगा डॉक्टर करेंगे। कार्तिक मूर्ति की ओर देखते हुए बोला। औरत मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, जो करना होगा डॉक्टर करेंगे, पर प्रार्थना में जो शक्ति है उसके आगे विज्ञान भी हार जाता है। साइंस के आगे यह कुछ नहीं कर सकते। कार्तिक ने उस औरत से कहा, कभी सोचा है विज्ञान से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल में भी भगवान से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ जरूर दिखेगा। जाति और धर्म के हिसाब से भले ही लोग उनको अलग अलग कहे, उन्हें अलग अलग प्रतिमाओं की पूजा करें, लेकिन विज्ञान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले डॉक्टर भी अपना काम खत्म करने के बाद यही कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखिए। कार्तिक उस औरत को देखना छोड़कर सामने उस राधे कृष्ण की प्रतिमा की तरफ देखने लगता है। तब वह औरत कहती है, अपने मन को शांत करो, अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। जो भी तुम्हारे मन में उलझने हैं ऐसे समझो कि वह तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तुम उनसे अपनी बातें कहो, यकीन मानो अगर तुम्हारी मन में सच्चाई होगी तो तुम्हें उनका जवाब जरूर मिलेगा। कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। कार्तिक ने 2 पल को कुछ सोचा और फिर उसने अपने जूते को उतार कर वहीं छोड़ दिया और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर जैसा उस औरत ने कहा था उसी तरह से अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। मन में अब भी नंदिनी का ख्याल था। उसकी खून से लटपट बॉडी थी। पट्टियों से घिरी हुई नंदिनी उसे दिखाई दे रही थी, मगर कुछ ही पल के बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति को उसने महसूस किया। यहाँ डॉक्टर नंदिनी को चेक करने के लिए हर थोड़ी थोड़ी देर पर वार्ड में आ रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था और 24 घंटे लगभग होने को आ गए थे, मगर नंदिनी अब तक होश में नहीं आई थी। कार्तिक ने नंदिनी के हाथ को पकड़कर उसे आवाज़ देते हुए कहा, उठ जाओ नंदिनी, मेरे लिए ना सही अपने पापा के लिए उठ जाओ। अगर मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारे किसी की ज़रूरत है तो वो तुम्हारे पापा हैं। मगर नंदिनी के अंदर 24 घंटे बीतने के बाद भी उसकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया। 24 घंटे मानो जैसे 24 साल की तरह बीते। कार्तिक अपने आप में इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वह इस अस्पताल को आग लगा देना चाहता था। अपने गुस्से को अब अपने आप में बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आईसीयू होते हुए भी कार्तिक को कमरे से बाहर निकलना पड़ा। डॉक्टर की बस की बात नहीं थी। लोग आकर मिलकर चले जाते, मगर कार्तिक वार्ड को छोड़ना तो दूर अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। अभी एक डॉक्टर आकर नंदिनी के ड्रिप को बदलकर दूसरी ड्रिप लगाने के बाद उस बॉटल में इंजेक्शन डाल रहा था। जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है, कमरे में उसने कार्तिक को देखा और उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा उसे याद था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। बिना पीछे देख उसने जैसे तैसे करके इंजेक्शन को उस ग्लूकोज की बोतल में डाला और इंजेक्शन वहीं डब्बे में फेंकते हुए बहुत ही हिम्मत करने के बाद पीछे की तरफ पलटा। उसके पलटते ही कार्तिक ने उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, 24 घंटे बीत गए हैं तुम्हारे, अब उसे होश में लाओ। सर, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अभी तक कर भी देता, मगर आप भी जानते हैं इंजरी बहुत गहरी है। ये सुनते ही कार्तिक ने डॉक्टर को वहाँ से उठाकर दूसरी तरफ पटक दिया। इस आवाज़ को सुनते ही बाहर बैठे रघुवीर जी और कार्तिक के पापा दौड़ते हुए अंदर आए। डॉक्टर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जबकि कार्तिक उस डॉक्टर को घूर रहा था। रघुवीर जी झट से आगे आए और डॉक्टर को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे।
जब कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, याद रखना, अगर यह जागी नहीं तो तुम सबको सुला दूंगा मैं। कार्तिक के पापा चिल्लाते हुए उसे डांटते हैं। कार्तिक अपनी पापा की तरफ गुस्से से देखने लगा तो उनकी भी नज़र नीचे झुक गई। तभी फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रीति दादी माँ को लेकर अंदर आई। प्रीति अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी। वह आगे बढ़ी और नंदिनी के माथे से एक रुद्राक्ष को लगाकर अपने साथ लाए हुए कुमकुम को उसके माथे पर लगा दिया। दादी माँ, जिनके हाथ में इस वक्त रुद्राक्ष की माला थी, वह वहीं सोफे पर जहाँ पर अब तक कार्तिक बैठा हुआ था, नंदिनी की तरफ देखते हुए जप करने लगे। कार्तिक वहीं सबके साथ बैठा नंदिनी को देख रहा था। 28 घंटे हो गए थे, नंदिनी को होश नहीं आया था। कार्तिक की आंखों के आगे नंदिनी की शरारत, उनका गुस्सा करते कार्तिक से लड़ना, उनका झूठ मूठ का नाराज होना, कार्तिक के नाराज होने पर नंदिनी का अतरंगी तरीके से कार्तिक को मनाना, ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके सामने सीढ़ी से गिरती हुई नंदिनी दिखाई दी, खून से लथपथ। उसके गोद में सिमटी हुई नंदिनी अपने कार्तिक को देखकर भरोसे से यह कहती हुई कि वह जीना चाहती हैं। तभी कार्तिक के कानों में नंदिनी की आवाज़ आई, आह रंभा। उन्होंने वो मुझे अचानक ही ऐसे लगा जैसे कि उसने छत पर रंभा को देखा हो और नंदिनी के मुंह से भी रंभा का नाम सुना था। एक ही पल में उसका दिमाग मानो जैसे घूम सा गया। नंदिनी को उस हाल में देखने के बाद वह इस कंडीशन में नहीं था कि वह कुछ सोच पाता कि नंदिनी ने क्या कहा या उसने नंदिनी को सीढ़ियों से गिरते वक्त ऊपर किसको देखा था। लेकिन हॉस्पिटल के सोफे पर बैठा कार्तिक अपने आंखें बंद किए, अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए कुछ सोच रहा था। एक एक करके उन सभी कड़ियों को जोड़ने लगा। नंदिनी जब सीढ़ियों से गिर रही थी उस वक्त वह नंदिनी की तरफ दौड़ रहा था और उसे उस वक्त ऊपर आखिरी सीढ़ी पर शायद रंभा दिखी थी। इस बात की पुष्टि के बाद से ही होती है कि नंदिनी ने रंभा का नाम लिया था। कार्तिक ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। वह अपने आदमी को फ़ोन करके वेडिंग हॉल के CCTV फुटेज लाने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे बाद उस आदमी ने कॉल करके कार्तिक से कहा कि उसने सब अरेंज कर दिया है। ओके, तुम वहीं रुको, सारी फुटेज ठीक से चेक करना, मैं आ रहा हूँ। अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रखने के बाद कार्तिक नंदिनी की तरफ देखा। वह अब तक अस्पताल से गया नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वह नंदिनी के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और एक टक नंदिनी को देख रहा था, जो इस वक्त बैंडेज से घिरी हुई थी। उसके सर पर, माथे पर, कंधों पर बैंडेज था। कार्तिक अपने मन में कहा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे दोषी को सजा देकर ही तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत जल्द आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखो। कमरे में इस वक्त दादी माँ, प्रीति, रघुवीर जी सभी थे। उसने एक नज़र प्रीति और रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं नहीं आता आप दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रीति उठकर खड़ी होते हुए बोली। कुछ याद आ गया, उसे करके आता हूँ। मगर कार्तिक, प्रीति, इट्स इम्पोर्टेंट, वरना मैं नहीं जाता। कहते हुए कार्तिक बाहर निकल गया और प्रीति बेबसी से उसकी तरफ देखती रह गई। लगभग 20 मिनट बाद कार्तिक एक कमरे में बैठा हुआ था। चारों तरफ दीवार पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगे हुए थे और इस वक्त उसमें रंभा की सीढ़ियों पर जाती हुई तस्वीर थी। यहाँ एक की रंभा जब नंदिनी को धक्का देने के लगभग 1 घंटे बाद की सीढ़ियों से नीचे उतरी, वह फुटेज भी दिखाई दे रही थी। अब कार्तिक इस बात को लेकर श्योर हो चुका था कि यह वहम नहीं बल्कि हकीकत है। एक खतरनाक मुस्कुराहट इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर थी। ऐसे मुस्कुराहट जो शायद कभी कभी नंदिनी भी देख लेती तो डर जाती। उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपनी पूरी टीम को बुलाया। सभी अपने अपने लैपटॉप को लेकर इस वक्त एक कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि रंभा की फैमिली भी वहाँ के रिच लोगों में से थी। तो यह बात बहुत ही साफ था कि रंभा को नुकसान पहुँचाना उतना आसान नहीं था,
क्योंकि उसके परिवार के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते थे। कार्तिक ने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे दिया था और सभी अपना अपना काम बखूबी करना जानते थे और कर भी रहे थे। कार्तिक ने एक नज़र सबकी तरफ डाली। उसकी टीम वाकई में बहुत प्रोफेशनल थी। उसे अच्छा लगा सभी को अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हुए देख। आधे घंटे के बाद सब अपने मोबाइल और लैपटॉप को बंद करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इस बात का सुकून कि कम से कम अब कार्तिक खुश होगा। सभी एक साथ कार्तिक की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, गुड जॉब, आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, सो गो एंड एन्जॉय। सब खुश हो गए। आखिरकार कार्तिक जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी नहीं दिया करता था। कार्तिक अपने कमरे से बाहर निकलते वक्त अपने सिक्योरिटी टीम के कुछ खास लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह जैसे ही कार में बैठा, कार के ड्राइवर की जगह पर उसका एक सिक्योरिटी गार्ड बैठते हुए बोला, रंभा मैडम अपने घर पर नहीं हैं, आज उनकी बर्थडे पार्टी है तो वो अपने रिसॉर्ट में मिलेंगे, ठीक है, वहीं ले लो। रंभा के जन्मदिन की पार्टी रंभा के पापा के ही एक रिसॉर्ट में रखी गई थी, लेकिन पार्टी का माहौल इस वक्त पार्टी जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सब के सब इस वक्त पार्टी होने के बावजूद मुंह लटकाए बैठे हुए थे और एक दूसरे से अपने ऊपर आए हुए मुसीबत से कैसे डील करे ये सोच रहे थे। रंभा के पापा ने रंभा को देखते हुए कहा, क्या तुमने कुछ किया है? उसकी वजह से कार्तिक इस तरह से हमारे साथ कर रहा है। ओह कॉमन डैड, आप मुझे ब्लेम करने लगते हैं, रंभा ने कहा। रंभा के चाचा जी गुस्से से वहाँ रखी शराब की बोतल को ज़मीन पर तोड़ते हुए कहते हैं, अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो कार्तिक ने यूं ही पूरे मार्केट में हमारा साथ छोड़ दिया। तुम जानती हो ना, तुम्हारा तलाक होने के बाद भी उसने हमारे साथ काम करना नहीं बंद किया था। लेकिन आज हमारे सारे बिजनेस रिसॉर्ट्स को पर्सनली फ़ोन करके यह कहा गया कि अगर वह हमारे साथ डील करते हैं तो कपूर उसके साथ कभी भी काम नहीं करेगा। रंभा का भाई रंभा पर नाराज़ होते हुए बोला, हमारे सारे बिजनेस एसोसिएट्स में हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं। इसका मतलब जानती हो, लगभग 1 महीने बाद हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं होंगे। रंभा जानती थी कि उसने क्या किया है, पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कार्तिक ने उसे देख लिया होगा या पकड़ी जाएंगी। रंभा के घर वाले भी जानते थे कि कार्तिक बिना किसी गलती के इतने करीब फैसला नहीं लेता। रंभा और कार्तिक के तलाक के बाद भी दोनों परिवार के बीच में बिजनेस चलती ही रही थी। आज रंभा की बर्थडे पार्टी थी जिसमें उनकी सहेलियां, दोस्त और कुछ बिजनेस एसोसिएट जो नज़दीकी थे उन्हें भी बुलाया गया था। यह सारे बिजनेस एसोसिएट्स इस वक्त पार्टी कर रहे थे जब सभी के मोबाइल पर एक एक करके कार्तिक के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए थे। सबको साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर वह सभी आहूजा के साथ काम करते हैं तो इसका मतलब है कि कपूर के साथ फ्यूचर में कभी भी काम करने का मौका नहीं मिलेगा। पार्टी के सभी मेहमान एक दूसरे को मोबाइल दिखाकर ये बातें कर रहे थे कि वह कपूर का साथ नहीं छोड़ सकते और इसलिए बहुत ही जल्दी पूरे आहूजा परिवार को भी इस बात की भनक लग गई कि पार्टी में मौजूद मेहमान पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे थे बल्कि अपने मोबाइल पर मिले हुए मैसेज और आए हुए फ़ोन से परेशान हो रहे थे। सभी बिजनेस एसोसिएट्स ने आहूजा को यह बात बता दिया था कि वह उसके साथ रहने के लिए कपूर से दुश्मनी नहीं ले सकते। कुछ ही पल में पार्टी का माहौल, खुशनुमा माहौल ऐसा हो गया मानो जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो। मेहमान से लेकर रंभा की पूरी फैमिली इस वक्त कुर्सी पर बैठे यही सोच रहे थे कि कार्तिक यह सब क्यों कर रहा। पूरा परिवार इस वक्त बैठे यही सोच रहा था कि उसने क्या गलती की हुई है कि तभी एक एक करके रिसोर्ट के पार्किंग एरिया में गाड़ियों की टायर खिसकने की आवाज़ आने शुरू हो गई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गाड़ी की स्पीड से आई हुई होंगी, किसी तरह ब्रेक लगा होगा, यह रिसोर्ट के अंदर बैठे हुए लोग अच्छी तरह से समझ सकते थे। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक साथ कई गाड़ियों की जूते की आवाज़ आनी शुरू हुई। वह आवाज़ धीरे धीरे पार्टी के हॉल के नज़दीक आती जा रही थी और तभी उस बड़े से दरवाजे को एक लात मारकर कार्तिक ने खोला और अपनी जीत के चाल के साथ
तेज कदमों से अंदर आया। उसने एक नज़र घुमाई, रंभा को ढूंढने लगा जो कि वहीं टेबल पर बैठे अपने वाइन ग्लास को हाथ में लिए हुए थी। रंभा को देखते ही कार्तिक की आंखों में एक पल के लिए मानो जैसे ज्वालामुखी की तरह लाल हो चुकी थी। वह तेज कदमों से रंभा के पास आया। उसे अपनी तरफ आता देख रंभा भी उठकर खड़ी हो गई थी। कार्तिक उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। रंभा की आंखों में चोरी साफ नजर आ रही थी। वह आंखें नहीं मिला पा रही थी। तभी कार्तिक का हाथ उठा और गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। रंभा झट से अपने गाल पर हाथ रखते हुए कार्तिक की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तभी उल्टे हाथ का थप्पड़ कार्तिक ने रंभा के दूसरे गाल पर भी मारा। रंभा लगभग अपनी जगह से हिल सी गई थी। एक के बाद एक जाने कितनी थप्पड़ कार्तिक ने रंभा को लगाए होंगे और वह तब तक ही नहीं रुका जब तक कि रंभा जमीन पर नहीं गिर गई। यह सब कार्तिक ने इतनी जल्दी किया कि रंभा के परिवार वाले भी रंभा की मदद के लिए नहीं आ पाए। रंभा जैसे ही जमीन पर गिरी, उसने अपने भाई की तरफ देखा। उसका भाई आया और उसे उठाते हुए कार्तिक को देखकर बोला, यह क्या बदतमीजी है कार्तिक, इस तरह मेरी बहन को मारना, वो भी पूरी महफिल में। अभी तुमने कुछ देखा नहीं, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ देखना बाकी है। रंभा के पापा आगे आए और बोले, यही तो हम जानना चाहते हैं कार्तिक, आखिर हुआ क्या है जो तुम इतने नाराज हो? कार्तिक रंभा की तरफ उंगली को पॉइंट करते हुए बोला, आपकी जो बेटी है इसने नहीं बताया आपको कि क्या करके आई है? रंभा के पूरे परिवार की आंखों में इस वक्त सवाल था और कार्तिक उन लोगों को देखकर समझ रहा था कि इसमें से किसी को भी यह बात की जानकारी नहीं है कि रंभा ने क्या किया है। वह आगे बढ़ा, रंभा के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या हुआ, क्या करके आई हो? अपने मुंह से खुद बताओगी या मैं बता दूं? रंभा हकलाते हुए बोली, क्या 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 किया? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो मुझ पर। कार्तिक रंभा के बाजू को छोड़कर रंभा के परिवार की तरफ देखते हुए बोला, आहूजा साहब, आपकी बेटी ने मेरी बीवी पर जानलेवा हमला किया है। उसने उसे मारने की कोशिश की है और वह मेरी बीवी इस वक्त अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। आहूजा परिवार हैरानी से देख रहा था। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैंने कभी भी हमारे आपसी बातों में इस बातों को नहीं आने दिया, लेकिन यहाँ बात मेरी बीवी की है। कार्तिक गुस्से से बोला, देखो कार्तिक, हो सकता है यह गलतफहमी हो। रंभा के पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह कोई गलतफहमी नहीं है, सबूत है मेरे पास। कार्तिक उनकी बात को काटते हुए बोला, आहूजा साहब अपनी बेटी की तरफ देखने लगते हैं जो कि सच में इधर उधर नजरें चुरा रही थी। इसका मतलब साफ था कि जो कार्तिक कह रहा था वो सच था। तो क्या हमारे बिजनेस को इस तरह से बर्बाद करने के पीछे कारण यही था? कार्तिक ने हाँ में अपनी जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, बाकी मुझे आप लोगों से कल भी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी नहीं है। ये मेरी बीवी की दोषी हैं, इसे मुझे दे दीजिए। फिर वह पूरे पार्टी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इन सभी से कह दूंगा कि मैंने जो भी इन लोगों से कहा वह सारी बातें भूल जाएं। कैसी बातें कर रहे हो तुम कार्तिक, ऐसा नहीं हो सकता। रंभा का भाई सुशील आगे आते हुए बोला, देखो सुशील, अपना बिजनेस या फिर रंभा, आप लोग क्या चुनना है आप खुद सोच लीजिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी आपके पास एक चॉइस है अपने बिजनेस को बचाने का। आहूजा परिवार के हर एक सदस्य के इस वक्त गर्दन झुकी हुई थी। वह यह जानते थे कि वह चाहकर भी रंभा को नहीं बचा पाएंगे। आहूजा परिवार में हर कोई जानता था कि अगर कार्तिक अपने पर आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब कम से कम उसके पास एक मौका तो था अपने बिजनेस को संभालने का। कार्तिक रंभा के बालों को कसकर पकड़कर अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। कार्तिक, यू बास्टर्ड, छोड़ो छोड़ो मेरे बाल, रंभा बोली। कार्तिक उसे घसीटते हुए बाहर लाते हुए बोला, मैं क्या हूँ तुम्हें आज पता चलेगा रंभा। मेरे चुप रहने को तुमने मेरी कमजोरी समझ लिया था। रंभा अपने बाल को छुड़ाने की बेशक कोशिश करती रही, लेकिन कार्तिक के पकड़ इतनी मजबूत थी कि 1 इंच भी बाल को हिला नहीं पा रही थी। उसे यूं ही बालों से पकड़कर कार्तिक बाहर लेकर आया। इस वक्त पार्किंग एरिया में 2 क्रेन खड़े थे
और उन दोनों के बीच एक पिंजरा था जिसे उसे क्रेन से बांध दिया गया था। कार्तिक बालों को खींचते हुए रंभा को लेकर आया और उस पिंजरे के अंदर उसे फेंक दिया। रंभा जाकर उस जालीदार सलाखों में जाकर टकराती हैं। उसके माथे पर भी चोट लग जाती है और तभी एक आदमी दौड़ते हुए आगे आया और उसने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सीढ़ियों से गिरने पर कैसा लगता है मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम यह देख सको कि मेरी जान को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। आज उसके एक एक दर्द का हिसाब लूँगा मैं तुमसे। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे कहानी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप वहाँ जुड़ना नहीं भूलिएगा और हो सके तो वहाँ के पोस्ट को शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस कहानी को प्रमोट मिल सके। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मिलते हैं फिर।